हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास आरसीसी सब्जेक्ट के एसएससी जेईई 2024 के पेपर सॉल्यूशन की, जिसके हमने 2 से 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और आपने भी उन सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा डियर। वो सभी पार्ट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे आपके पास आरसीसी के लास्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस की, जो कि आपका कंडक्ट करवाया गया था 7 जून 2024 को। 7 जून 2024 में अगर हम बात करते हैं आपके पास आरसीसी से, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके पास 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी जेईई के पेपर्स के अंदर जो आरसीसी का जो एनालिसिस रहा है वो आपके पास 9 से 10 क्वेश्चंस का रहा है डियर। मैक्सिमम आपके पास 15 क्वेश्चंस रहे हैं और मिनिमम आपके पास 8 क्वेश्चंस रहे हैं डियर। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जो आपके पास आरसीसी सब्जेक्ट की जो वेटेज रहती है, वो चाहे हम बात कर लेते हैं एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या आपके स्टेट जेईई एग्जाम के अंदर, तो कम से कम आपके पास 9 से 10 सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 7 जून 2024 के पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे डियर। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन दी गई है वो आपके पास सीवियर एक्सपोजर कंडीशन दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन करना चाहेंगे और यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। किसकी बात की जाएगी? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात की जाएगी डियर। क्लियर है? और सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो सेकंड रहेगा हमारे पास सर मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात की जाएगी। मिनिमम सीमेंट कंटेंट। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं इसके पास थर्ड, तो थर्ड रहेगा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। सीमेंट रेशो। तो ये बहुत ही कॉमन से सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं। पहले हम मिनिमम ग्रेड देखेंगे, फिर मिनिमम सीमेंट कंटेंट देखेंगे और फिर आपके पास मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। तो सबसे पहले अगर मैं मिनिमम ग्रेड की बात करता हूं तो पीसीसी के अंदर देखेंगे हम पहले प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो किया जाता है वो आपके पास M20 किया जाता है। और अगर आरसीसी का देखना चाहेंगे हम तो आरसीसी में कितना किया जाता है सर? आपका M30 किया जाता है। तो आरसीसी में हो गया हमारे पास M30। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड हमें देखेंगे मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम देखेंगे आपके पास सर प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर कितना होता है सर? 250 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और अगर हम बात करते हैं सर आपके आरसीसी के अंदर, तो आरसीसी के अंदर कितना होता है सर? आपके पास 320 केजी पर मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? अगर आप इसको बैग में कर बताना चाहते हो तो डिवाइड बाय 50 कीजिएगा। 1 क्यूबिक फीट में कितने नंबर ऑफ बैग्स आएंगे तो आप इजीली निकाल दोगे। क्लियर है? उसके बाद हम मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट केस आता है आपका पीसीसी और दूसरा केस आता है सर आपके पास आरसीसी। तो पीसीसी में जो किया जाता है वो आपके पास 0.50 किया जाता है और आरसीसी के अंदर जो किया जाता है वो 0.45 किया जाता है डियर। तो देखिएगा क्वेश्चन का लेवल भी बदला है। पहले आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता था, बट अब एसएससी ने क्या कर दिया है? एक ही सवाल के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पुट अप करके पूछ लेता है। तो अगर हम बात करते हैं सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है, पीसीसी के केस में सर M20 रहता है और आरसीसी केस में M30 रहता है। वहीं पे हम बात करते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट की, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 250 केजी पर मीटर क्यूब और आरसीसी के अंदर 320 केजी पर मीटर क्यूब रहता है। और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो की बात की जाए तो पीसीसी में आपके पास 0.50 रहता है और आरसीसी केस में 0.45 रहता है। तो ऑप्शन है पहला 0.40 सर, पहला ही ऑप्शन फॉल्स हो गया है। दूसरा बोला है पीसीसी का पूछा है पहले, तो पीसीसी का 0.50, आरसीसी का 0.45। तो इसका मतलब क्या है? आपका ऑप्शन मैच कर गया है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? देखिएगा, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द गिवन ऑप्शन प्रोवाइडेड द इफेक्टिव विड्थ ऑफ एन आइसोलेटेड टी बीम ऑफ ए आरसीसी एज पर IS 456-2000। देखिएगा किसकी बात कर रहा है? आइसोलेटेड। देखिएगा जब भी हम आरसीसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करते हैं, डबली का एनालिसिस करते हैं। जब सिंगली और डबली से हम काम नहीं चला सकते तो उस कंडीशन में हम एक और बीम
की स्टडी करते हैं जिसका नाम है फ्लेंस्ड बीम। अब फ्लेंस्ड बीम में हम जिन बीम की स्टडी करते हैं उसमें मेनली आपके पास टी टाइप्स के बीम आते हैं और एल टाइप के बीम आते हैं। अगर मैं बात करता हूं टी बीम की, तो टी बीम का यूज हम इंटरमीडिएट जोन में करते हैं और एल बीम का यूज सर हम एंड पे करते हैं डियर। क्लियर है? तो फ्लेंस बीम के दो एग्जांपल है आपके पास, टी बीम और एल बीम। तो अगर हम बात करते हैं टी बीम और एल बीम, ये आपके पास आइसोलेटेड भी हो सकते हैं और मोनोलिथिक भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है सर कि आइसोलेटेड क्या होता है और मोनोलिथिक क्या होता है। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास बीम और कॉलम होता है या आपके पास स्लैब और कॉलम होता है उसकी कास्टिंग अलग अलग की जाती है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास मोनोलिथिक की, तो मोनोलिथिक में आपके पास बीम और स्लैब की जो कास्टिंग है वो एक साथ की जाती है डियर। ठीक है, यानी कि कॉलम तक की कास्टिंग वहां पर एक साथ की जाती है। तो यहाँ पे आज किससे रिलेटेड बात की जा रही है? आइसोलेटेड टी बीम। तो जो पहला ऑप्शन है L0/L0/B +4 + BW, ये किसका है सर हमारे पास, ये बताना है। तो सर ये हो गया आपके पास आइसोलेटेड टी बीम। किसका है सर आपके पास? ये आइसोलेटेड टी बीम का है। ठीक है, टी बीम। अगर मुझे किसका बताना है? आइसोलेटेड एल बीम का बताना है। जो मेरे पास आइसोलेटेड टी बीम है उसका आधा कर दीजिएगा। तो आधा कैसे होगा वो देखिएगा आपके पास। तो आधा जब हम करेंगे तो एल नोट का हाफ कर दीजिएगा तो 0.5 एल नोट आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर हम? बी नॉट, सॉरी एल नॉट, ये हो जाएगा एल नॉट बाई बी +4 +BW। क्लियर है? कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं। तो ये किसका है सर आपके पास? ये हो गया सर आइसोलेटेड एल बीम का हो गया है। क्लियर है? तो बिल्कुल क्या कर देना है, एल क्या है सर आपके पास? एल है अनसपोर्टेड लेंथ या क्लियर स्पैन है दो सपोर्ट के बीच का, तो उसको हम एल नोट से रिप्रेजेंट किया है डियर। तो जो भी आपके पास टी बीम है, टी बीम का क्या करना है? आधा 0.5 एल नोट डिवाइड बाय एल नोट बाई बी +4 +BW। तो यहाँ पर आपको दोनों ही केसेस इसके क्या आ गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा अगर आपने मेरा प्रीवियस एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाया होगा ना, तो मुझे लगता है कि आपके 80 से 90% क्वेश्चंस बन गए होंगे। सिर्फ 2 से 3 सवाल ही ऐसे होंगे इस सेशन में 2024 के पेपर एनालिसिस में जो शायद नहीं बन पाएंगे आपके। अगर आपने प्रीवियस ईयर का एसएससी जेई का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगाया है और अगर आपने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू भी उसी तरह से कवर किया होगा, तो मुझे नहीं लगता यार कि एसएससी जेई 2024 में कोई ऐसा नया क्वेश्चन बना होगा जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सारे आपके कोडल प्रिजन बेस्ड थे, कंसेप्चुअल बेस्ड थे और थोड़े से आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन आइसोलेटेड कैंटिलीवर बीम। दिखेगा किसकी बात कर रहा है? आपको इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है, आइसोलेटेड कैंटिलीवर आरसीसी। तो देखिएगा कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? एक एंड से सर फिक्स होता है और दूसरे एंड से हमारे पास फ्री होता है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसके फिक्स एंड से लेके फ्री एंड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे सर? एल नॉट नाम देंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके वर्टिकल डिस्टेंस, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर? डी। और ये डी कौन सी है सर आपके पास? इफेक्टिव डेप्थ है। क्लियर है? जहां पे उसने बोला है वेयर द लेंथ फ्रॉम फ्री एंड फेस सपोर्ट इज 1 मीटर, सपोर्ट से कितना है? 1 मीटर है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज 400, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm का मतलब है 0.4 मीटर दे दिया गया है। और विड्थ ऑफ सपोर्ट भी आपके पास मेंशन दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी भी दे दिया है हमारे पास कितना सर? 0.4 मीटर। ठीक है, और विड्थ की बात कर लेते हैं हम डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू कितना दिया सर आपके पास? यहाँ पे 300 mm बोले तो 0.3 मीटर्स का दे दिया। देखिएगा विड्थ हमारे काम की नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरे पास सर? ये एल नॉट प्लस डी बाई 2 हो जाएगा बिल्कुल से। तो एल नॉट कितना है हमारे पास सर? यहाँ पर 1 मीटर दिया है, तो यहाँ पर एल नॉट भी आप लिख सकते हैं सर 1 मीटर का दे दिया गया। मीटर में ही है या डायमेंशन mm में कर दो, तो 1 मीटर ही रखा हमने, 1 मीटर। और डी कितना है सर आपके पास? बी नहीं सॉरी डी, यहाँ पे डी कर दीजिएगा, डी दे दिया है। डी हमारे पास सर 0.4 डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा? 2 कर दीजिएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से आप, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा सर? एल इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। यहाँ से बनेगा आपका 0.2, 1 + 0.2 आपके पास कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर हो जाएगा। तो देखिएगा कितना इजी सवाल था, विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास बी आंसर हो गया है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। क्लियर है? यस सर।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द डबली रेनफोर्स्ड बीम। देखिएगा ये मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले हमने देखा था सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में, समझ लेते हैं पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में जान लेते हैं। तो जब बात करते हैं हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की, तो इसमें क्या था, सिर्फ ओनली टेंशन साइड में हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ हम एक ही साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली जानेंगे तो उसके सर हमें दूसरी साइड पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट जो आपके पास अपोजिट साइड बोले तो कंप्रेशन साइड में जो रेनफोर्समेंट होगा वो हम एज ए हैंगर बार प्रोवाइड की जाएगी डियर। क्या की जाएगी, हैंगर बार। बट यहाँ पे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है तो सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, जिसमें सिर्फ हम टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ओनली। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं डबली रेनफोर्स की, डबली रेनफोर्स्ड की बात कर लेते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो इसको देखिएगा, जब हम डबली रेनफोर्स्ड बीम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों साइड में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है डियर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर टेंशन में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेंशन साइड में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आपके पास सर एटलीस्ट कंप्रेशन में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंप्रेशन साइड। अब जो टेंशन साइड में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसको नाम देंगे एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, और जो कंप्रेशन में प्रोवाइड की जाएगी उसका नाम होगा एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन होगा डियर। क्लियर है। तो यहाँ पे पहला बोला है 2 लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट इन ओनली टेंशन फेस, ओनली टेंशन फेस नहीं होगा डियर, ओनली टेंशन फेस होता तो सिंगली रेनफोर्स्ड हो जाता। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो गई है। सेकंड बोला है डबल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट इन ओनली कंप्रेशन, भाई ओनली नहीं होगा, दोनों जोन में प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो ये भी सर आपका फॉल्स हो गया है। सी देखते हैं, एटलीस्ट सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट इन बोथ, बिल्कुल कम से कम एक एक लेयर होनी चाहिए आपकी दोनों तरफ, टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन फेस में। यस सर, तो ये भी ट्रू हो गया है। तो टेंशन में जो प्रोवाइड की गई है वो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है, कंप्रेशन में जो प्रोवाइड की गई है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहा है डी ऑप्शन, सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट इज ओनली कंप्रेशन फेस, नहीं सर ये भी फॉल्स हो गया है। तो अगर मैं एक्यूरेट आंसर की बात करूंगा और जो सही है मेरे पास तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत सिंपल और बेसिक सवाल था भाई आपके लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ unavailability of space for providing the development length in a RCC beam, which option shall not be used, safety the क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। देखिएगा जब भी हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो वहां पे क्या करते हैं, हम कुछ डिवाइस यूज करते हैं। तो डिवाइस में हम वहां पे इसको एज ए बैंड भी यूज कर सकते हैं, वहां पे हुक्स भी यूज कर सकते हैं और मैकेनिकल एनक्रेज भी कर सकते हैं, बट नॉट चेयर यूज। बट वहां पे सर हम चेयर का यूज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है सर चेयर क्या करती है, चेयर क्या करती है, आपकी मेन बार की पोजीशन को होल्ड करके रखती है। देखिएगा देखिएगा चेयर्स का काम क्या है, टू होल्ड द पोजीशन, टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द मेन बार। मेन बार की पोजीशंस को क्या करके रखता है सर, आपके पास होल्ड करके रखता है भाई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सेकंड क्या बोल सकते हैं हम इसको सर, कब, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, ये भी याद रखना, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर इजी सा सवाल था जो कि आपके एग्जाम में फ्रेम किया गया था। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया सर, नॉट पूछा उसने तो नॉट लगाएंगे हम सर, चेयर्स का यूज नहीं करते हैं हम सर। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज्ड टू कीप द अर्थ इन वर्टिकल, कि जब आपका अर्थ कैसा हो, वर्टिकल हो, एंड स्टेबल पोजीशन एट लोकेटेड वेयर ग्राउंड लेवल चेंज द एब्रप्टली। देखिएगा ग्राउंड लेवल चेंज द एब्रप्टली, इसका मतलब है कि जहां पे आपका ग्राउंड लेवल का एलिवेशन चेंज होता रहता है। तो ऐसा आप देखते हैं मोस्टली हिली एरियाज के अंदर। हिली एरियाज अंदर क्या आप विजिट किए होंगे
यूके, उत्तराखंड विजिट किए होंगे, हिमाचल प्रदेश विजिट किए होंगे एंड जम्मू कश्मीर के इलाके में विजिट किए होंगे, जहां पे क्या किया जाता है, आपके अर्थ के साइड क्या बनाया जाता है, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है। अब रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या है, अब रिटेनिंग का मतलब होता है कि वो आपके अर्थ के सरफेस को रिटेन करके रखती है। क्लियर है? तो इसका मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, आपके हिली एरियाज के अंदर करते हैं, जहां आपका अर्थ सरफेस क्या हो, एब्रप्टली चेंज कर रहा हो डियर, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या हो गया सर आपका, डी इज द रिटेनिंग वॉल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा कि एक स्लैब इज क्लासिफाइज वन वे स्लैब। देखिएगा स्लैब का क्लासिफिकेशन देखना है, और ये जो स्लैब होता है हमारे पास वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, ये किसके बेस पे होता है सर, ये बेंडिंग के आधार पे क्लासिफाइड किया जाता है। बेंडिंग के आधार पे जो हमारा स्लैब का क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक वन वे स्लैब होता है और एक सर हमारे पास टू वे स्लैब होता है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वन वे स्लैब होता है और दूसरा सर हमारे पास टू वे स्लैब होता है भाई। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट कि सर वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। देखिएगा पहली कंडीशन जो हम इसकी सबसे पहले चेक करते हैं वो एस्पेक्ट रेशो रहता है। एस्पेक्ट रेशो के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, हम अपना स्लैब का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अगर हमारा लॉन्गर स्पेन हो गया एल वाई बाई एल एक्स, एल एक्स क्या हो गया है, शॉर्टर स्पेन। अगर क्या हुआ सर आपके पास, वन वे की बात कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तो इस किसके अंदर आएगा, वन वे स्लैब के अंदर आएगा। अगर टू वे स्लैब की बात करते हैं, द रेशो ऑफ लॉन्गर स्पेन बाय शॉर्टर स्पेन लेस देन 2 हुआ तो उसको हम टू वे स्लैब में काउंट करते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम की, तो डायग्राम देखिएगा कुछ इस तरह से, कुछ लॉन्गर स्पेन है और शॉर्टर स्पेन। अब जब लॉन्गर स्पेन की अलोंग इसकी डिफ्लेक्शन देखेंगे हम, तो कैसे डिफ्लेक्शन आएगी सर आपके पास, सर आपके पास कांस्टेंट डिफ्लेक्शन नहीं, लीनियर डिफ्लेक्शन रहेगी कुछ इस तरह से। कैसे रहेगी सर आपके पास, लीनियर डिफ्लेक्शन, मतलब 1 डिग्री डिफ्लेक्शन रहेगा। और अगर मैं इसकी शॉर्टर अलोंग का देखना चाहूँ, शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग, तो इसकी डिफ्लेक्शन कैसे रहेगी सर आपके पास, 2D रहेगी, यानी कि 2 डिग्री रहेगी। बट जब हम बात करते हैं आपके पास सर टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब का अगर हम लॉन्गर साइड के अलोंग इसकी डिफ्लेक्शन देखना चाहें तो कैसे रहेगी सर, वो 2D रहेगी। कैसे रहेगी, 2D। 2D बोले तो आपके पास पैराबोलिक रहेगी। और अगर हम शॉर्टर डायरेक्शन के लॉन्ग देखें तो शॉर्टर डायरेक्शन के लॉन्ग भी कैसे रहेगी सर आपके पास, 2D रहेगी। 2D का मतलब है पैराबोलिक और 1 डिग्री का मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो यहां से ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किससे रिलेटेड बात की जा रही है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो अगर हम वन वे स्लैब का डिफ्लेक्शन देखें लॉन्गर डायरेक्शन के लॉन्ग तो कांस्टेंट रहता है, शॉर्टर के लॉन्ग पैराबोलिक रहता है। टू वे स्लैब की बात करते हैं तो लॉन्गर डायरेक्शन के लॉन्ग जो मेरा डिफ्लेक्शन रहता है वो पैराबोलिक रहता है, यानी कि 2nd डिग्री। और अगर शॉर्टर के लॉन्ग भी देखते हैं तो पैराबोलिक रहता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। देखिए कि यहाँ पे लॉन्गर के लिए मैं एल लिख देता हूँ, एल वाई, और शॉर्टर के लॉन्ग में एल एक्स लिख देता हूँ। क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन बोला एल वाई बाई एल एक्स इज मोर देन 2, यस सर। तो इसको अब क्या काउंट करेंगे, वन वे स्लैब काउंट करेंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लावरिंग कंडीशन इज इंश्योर आरसीसी मेंबर ड्यू टू प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्सिंग स्टील एंड सराउंडिंग टू कंक्रीट। देखिएगा जब भी हमने बात करते थे सर आपके पास स्टील और कंक्रीट के बॉन्डिंग की, तो वहां पे हम एक इक्वेशन को फॉलो करते थे। तो उस कंडीशंस को क्या नाम बोलते थे हम सर, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी बोलते थे। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे मोस्टली गलती करता है ना भाई, वो करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ता है और करेक्ट के हिसाब से आंसर लगाता है। और अगर आपने अब तक जितने भी मैंने सेशंस कवर कर लिए हैं, 10 से 12 सेशन अब तक हमने एसएससी जेईई 2024 के कवर कर लिए हैं, कहीं पे भी उसने करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा। ज्यादातर जो सवाल पूछे गए वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के पूछे गए हैं। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जो करेक्ट पे टिक करते हैं उस करेक्ट पे टिक ना करें। जब इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट पे जाइएगा। पहला क्या बोला है कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर इज 1.5 यूज्ड फॉर कंक्रीट अंडर अल्टीमेट लिमिट स्टेट, बिल्कुल सही। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट कि अगर हम बात करते हैं आपके ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में अगर हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की बात कर लेते हैं तो कंक्रीट के केस में ज्यादा थी सर, कितनी थी सर आपने बताई थी सर,
5 थी, और अगर मैं स्टील की बात कर रहा हूं तो स्टील के केस में कितनी थी सर, 1.15 थी। क्लियर है। तो यहाँ पे किसकी बात की है उसने सर, कंक्रीट की हाइयर होती है, बिल्कुल सही। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई सर मेरे पास यहाँ पर, ट्रू हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपके पास कि हाइयर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर हैज बीन असाइन टू कंक्रीट। बिल्कुल, कंक्रीट की जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होती है वो हाइयर होती है, बिल्कुल होती है। अगर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट देखते हैं तो कितनी होती है सर, आपके पास 1.5 होती है, और पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील कितना होता है सर, कम होता है। कितना सर, 1.15। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर मेरे पास, ट्रू हो गई है। यस सर। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम, अपने ऑप्शन सी के साथ जाते हैं हम। सी क्या बोल रहा है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.15 इज यूज्ड फॉर स्टील अंडर सर्विसिबिलिटी। देखिएगा सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया आ गया, ये तो जो क्राइटेरिया अब थे वो लिमिट स्टेट पे बेस्ड है। अब सर्विसिबिलिटी पे देखते हैं तो 1.5 नहीं होगा आपके पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर किसका सर, स्टील का। स्टील बोलो या फिर कंक्रीट बोलो, इन दोनों का क्या रहता है सर आपके पास, वो 1.0 रहता है अंडर सर्विसिबिलिटी कंडीशन में। अंडर किस कंडीशन में सर, सर्विसिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 1.15 क्या हो गया है, फॉल्स होगी सर आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। डी स्टेटमेंट देखिएगा कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1 इज यूज कंक्रीट अंडर सर्विसिबिलिटी। कंक्रीट और स्टील के केस में कितना रहता है, 1 रहता है। तो डी स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर हमारे पास यहाँ पर, ट्रू हो गई है। तो डी पे आप क्या कर दीजिएगा, टी कर दीजिएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इनकरेक्ट करना था, तो इनकरेक्ट पर किसके साथ जाएंगे सर, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा पार्शियली सेफ्टी फैक्टर का क्वेश्चन उन्होंने किस तरह से घुमाया है। क्लियर है। यस। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे थे आपसे, टोटली 9 सवाल पूछे थे। तो अगर आप चाहते हैं सर कि इसी तरह का क्या हमारे पास ऑल पीवाईक्यू उपलब्ध है, बिल्कुल है। आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमारा स्टेट एजेई रन कर रहा है, जिसमें एसएससी जेई का पीवाईक्यू थ्योरी है, यूथ पब्लिकेशंस का एजेई का 50,000 प्लस क्वेश्चन हमने टारगेट किए हैं। साथ में आपको ईएससी पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस आपको दिया जा रहा है, गेट ईएससी का पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जल्दी कीजिएगा, आज ही विजिट कीजिएगा हमारी एप्लीकेशन ऐप पर, और अपने टारगेट जो भी है आपका टारगेट अपने सेंटर में आप या आपकी स्टेट के अंदर आप जूनियर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं, तो अपने सपनों को साकार कीजिएगा सही स्ट्रेटेजी और सही कंटेंट के साथ।